नमस्कार दोस्तों, भैया जी टीवी दुर्गेश सिंह। दोस्तों, हमारे महान भारतवर्ष में अनेकों ऋषियों, मुनियों और वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है और अपने कृत्यों से, अपने शोध कार्यों से भारत का नाम पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ की, जिन्होंने अनेक गणितीय सूत्रों का प्रतिपादन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की। तो दोस्तों, वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इसी ग्रंथ में इन्होंने अपना जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्म काल शक संवत 398 लिखा है, जो कि बिहार में वर्तमान पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था। इनकी उत्पत्ति भट्ट ब्राह्मण समुदाय में मानी जाती है। एक ताजा अध्ययन के अनुसार आर्यभट्ट केरल के चाम्रवत्तम के निवासी थे। उन दिनों कुसुमपुरा एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जहां जैनों का निर्णायक प्रभाव था। आर्यभट्ट का काम इस प्रकार कुसुमपुरा पहुंचा और उसे पसंद भी किया गया। यह वह समय था जिसे भारत के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। विष्णुगुप्त के पूर्व बुद्धगुप्त और कुछ छोटे राजाओं के साम्राज्य के दौरान उत्तर पूर्व में हूणों का आक्रमण हो चुका था। आर्यभट्ट अपनी खगोलीय प्रणालियों के संदर्भ के रूप में श्रीलंका का उपयोग करते थे। आर्यभट्टीय में अनेक अवसरों पर श्रीलंका का उल्लेख पाया जाता है। आर्यभट्ट द्वारा रचित 3 ग्रंथों की जानकारी आज भी उपलब्ध है। 10 गीतिका, आर्यभट्टी और तंत्र, और एक और ग्रंथ है आर्यभट्ट सिद्धांत। इसमें उनके 34 श्लोक उपलब्ध हैं। उन्होंने आर्यभट्टी नामक महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ लिखा, जिसमें वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन किया है। उन्होंने अपने आर्यभट्टी नामक ग्रंथ में कुल 3 पृष्ठों के समा सकने वाले 33 श्लोकों का गणित विषयक सिद्धांत और 5 पृष्ठों में 75 श्लोकों का खगोल विज्ञान विषयक सिद्धांत निरूपण किया है। उनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टीय गणित और खगोल विज्ञान का एक संग्रह है, जिसे भारतीय गणितीय साहित्य में बड़े पैमाने पर उद्धृत किया गया है, जो आधुनिक समय में अस्तित्व में है। आर्यभट्ट के गणितीय भाग में अंक गणित, बीज गणित, सरल त्रिकोणमिति और गोलीय त्रिकोणमिति शामिल है। इसमें सतत भिन्न द्विघात समीकरण, घात श्रृंखला के योग और ज्यायों की एक तालिका शामिल है। आर्य सिद्धांत खगोलीय घटनाओं पर एक कार्य है, जो अब लुप्त हो चुका है। इसकी जानकारी हमें आर्यभट्ट के समकालीन वराहमिहिर के लेखनों से प्राप्त होती है। आर्यभट्ट के कार्य के प्रत्यक्ष विवरण सिर्फ आर्यभट्टी से ही ज्ञात है। यह उल्लेख उनके शिष्य भास्कर प्रथम ने अस्मक तंत्र या अस्माका के लेखों में किया है। यह साहित्य संक्षिप्त शैली में लिखा गया है, जहां प्रत्येक पंक्ति एक जटिल प्रणाली को याद करने के लिए सहायता करती है। इस समूचे ग्रंथ में 108 छंद है, साथ ही परिचयात्मक 13 अतिरिक्त हैं। इस पूर्ण ग्रंथ को 4 पदों में विभाजित किया गया है। प्रथम है गीतिक पाद, जिसमें 13 छंद हैं। समय की बड़ी इकाइयां कल्प, मनवंतर, युग, जो प्राथमिक ग्रंथों में अलग से एक ब्रह्मांड विज्ञान प्रस्तुत करते हैं। एक महायुग के दौरान ग्रहों के परिभ्रमण के लिए 4.32 मिलियन वर्षों की संख्या दी गई है। दूसरा है गणित पाद, जिसमें 33 छंद क्षेत्र मिति, क्षेत्र व्यवहार गणित, ज्यामितीय प्रगति, शंकु छायाएं, सरल द्विघात, युगपत, अनिश्चित समीकरण का समावेश है। तीसरा है काल क्रियापाद, जिसमें 25 छंद है। समय की विभिन्न इकाइयां और किसी दिए गए ग्रहों की स्थिति का निर्धारण करने की विधि है। अधिक मास की गणना के संबंध में भी इसमें वर्णन मिलता है। चौथा है गोलपाद, जिसमें 50 छंद है। आकाशीय क्षेत्र के ज्यामितीय त्रिकोणमितीय पहलू, क्रांतिवृत्त, आकाशीय भूमध्य रेखा, आसंधि, पृथ्वी के प्रकार, दिन और रात के कारण आदि शामिल है। भारत के इतिहास में जिसे गुप्त काल या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, उस समय भारत ने साहित्य और कला विज्ञान क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की थी। उस समय मगध स्थित नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान दान का प्रमुख और प्रसिद्ध केंद्र था। देश विदेश से विद्यार्थी ज्ञान अर्जन के लिए यहाँ आते थे। वहाँ खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। एक प्राचीन श्लोक के अनुसार
आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। आर्यभट्ट का भारत विश्व के ज्योतिष सिद्धांत पर बहुत प्रभाव रहा है। भारत में सबसे अधिक प्रभाव केरल प्रदेश की ज्योतिष परंपरा का रहा है। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने 120 आर्य छंदों में ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत और उससे संबंधित गणित को सूत्र रूप में अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में लिखा है। उन्होंने एक और गणित में पूर्ववर्ती आर्किमिडीज से भी अधिक सही व सुनिश्चित पाई के मान को भी निरूपित किया है। तो दूसरी ओर खगोल विज्ञान में सबसे पहली बार उदाहरण के रूप में यह घोषित किया कि स्वयं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने ज्योतिष शास्त्र के आजकल के उन्नत साधनों के बिना भी ये खोज की थी। यह उनकी महत्ता है। कोपरनिकस ने खोज की थी कि उसकी खोज आर्यभट्ट 1000 वर्षों पहले कर चुके हैं। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। उन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को समान माना है। हालांकि आर्यभट्ट ने ब्राह्मी अंकों का प्रयोग नहीं किया था। वैदिक काल से चली आ रही संस्कृत परंपरा को निरंतर रखते हुए उन्होंने संख्या को निरूपित करने के लिए वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया। आर्यभट्ट ने पाई के सन्निकटन पर अपना कार्य किया और संभवतः उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया था कि पाई इरेशनल है। आर्यभट्ट गणित पाठ के दूसरे भाग में लिखते हैं, चतुराधिकतम शतमष्ट गुणम द्वाष्टिशता सहस्त्राणाम अयुतद्वस्य विस्क व्यास्यान्नो वृत्त परिहार। मतलब 100 में 4 जोड़ें, 8 से गुणा करें और फिर 62,000 जोड़ें। इस नियम से 20,000 परिधि के एक वृत्त का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति का ज्ञान गणित पाद में आर्यभट्ट ने त्रिकोण के क्षेत्रफल को इस प्रकार बताया, त्रिभुजस्य फल शरीरम समदल कोटि भुजांतर सर्वंग। इसका अनुवाद यह है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब के साथ भुजा के आधे गुणनफल के परिणाम के बराबर होता है। आर्यभट्ट यह मानते थे कि पृथ्वी अपनी धुरी की परिक्रमा करती है, जो तारों की गति का पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न आपेक्षिक गति के रूप में वर्णन करता है। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम यह बताया कि ये सारे ग्रह पृथ्वी के साथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अर्थात सूर्य केंद्र में रहता है। ग्रहण के संबंध में उन्होंने कहा कि चंद्रमा और ग्रह सूर्य के परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। मौजूदा ब्रह्मांड विज्ञान से अलग, जिसमें ग्रहणों का कारक छंद निष्पन्द बिंदु राहु और केतु हैं, उन्होंने ग्रहणों का पृथ्वी द्वारा डाले जाने वाली इस प्रकार गिरने वाली छाया से संबंध बताया है। इस प्रकार चंद्रग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। पृथ्वी की इस छाया के आकार और विस्तार की चर्चा की है आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट को शून्य और पाई का आविष्कारक माना जाता है, क्योंकि इसके पहले किसी ने भी इसकी गणना नहीं की थी। हमारे भारत के प्रथम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट के नाम पर ही रखा गया है। आर्यभट्ट के नाम से ही नैनीताल के निकट एक संस्थान का नाम आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान रखा गया है। तो ऐसे थे हमारे महान गणितज्ञ और ज्योतिषविद आर्यभट्ट जी। हम आर्यभट्ट जी की रचनाओं, उनके समीकरणों और उनके कार्यों के योगदान के लिए उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।